जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, मास ऑफ अर्थ। इससे पहले हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कस किया, जिसमें हमने ये सीखा कि दुनिया के अंदर हर एक चीज हर दूसरी चीज को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, राइट। उसके बाद हमने ये देखा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके मैसेज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। यानी मैसेज के फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर होगी बात। उसके बाद हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक दूसरे के साथ किस तरह से कंसिस्टेंट है, किस तरह से मिलते जुलते हैं, हमने वो भी सीखा। उसके बाद हमने एक एग्जांपल की मदद से इनकी जो वैल्यूज हैं वो भी फाइंड करने की कोशिश की, बल्कि फाइंड की भी। और उसके बाद हमने फिर ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्कस किया। क्लियर। आज हम मास ऑफ द अर्थ, जो आपके इस चैप्टर की जान है, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो नए आने वाले स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे इस चैनल को एहरॉन साइंस एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम न्यू लेक्चर्स न्यू वीडियोस अपलोड करें आपके पास बर वक्त पहुंच सकें। जी स्टूडेंट्स, मास ऑफ अर्थ के बारे में हम देखते हैं क्या है। आइजैक न्यूटन ने, जो सर आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने ग्रेविटी के बारे में बताया। ग्रेविटी के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि प्लैनेट्स स्टार के गिर्द क्यों रिवॉल्व करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स के गिर्द सैटेलाइट्स हैं, वो क्यों रिवॉल्व करते हैं। आइजैक न्यूटन ने एक और बड़ा अहम किरदार अदा किया, जो कि मास ऑफ अर्थ था। इन्होंने मास ऑफ अर्थ के बारे में भी बताया। क्लियर। ये एक पहाड़ पर खड़े हुए और इन्होंने नजर दौड़ाई और नजर घुमाने के बाद इन्होंने ये आइडिया लगाया कि भाई जमीन का वजन क्या है। क्लियर। आज हम भी निकालना सीखेंगे कि इन्होंने किस तरह से मास ऑफ अर्थ जो है वो फाइंड किया था। क्लियर। मास ऑफ अर्थ की बात करें, कहता है कंसीडर, फर्ज कर लें अ बॉडी, एक बॉडी है जिसका मास कितना है, m। क्लियर होगी बात। कुछ चीजें मैं आपके लिए यहां पे लिखता हूं। एक बॉडी है जिसका मास कितना है, m, इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। आपकी अर्थ क्या है जी, स्फीयर है, गोल है। कहता है कि फर्ज कर लें कि ये अर्थ है, गोल है, यहां पर या किसी भी जगह पर कोई मास पड़ा है, इसका वजन हमें नहीं पता। फर्ज कर लें उसका वजन कितना है, m है। क्लियर। कहता है कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कहां पे है, अर्थ की सरफेस पे है। क्लियर। लेट द मास ऑफ द अर्थ बी me। जमीन का वजन कितना है जी, me। हमें अभी जमीन का वजन नहीं पता, क्योंकि हम तो निकालने लगे हैं उसका मास। हमें कैसे आइडिया होगा, तो जमीन का मास कितना है, me। क्लियर होगी बात। एंड रेडियस ऑफ द अर्थ बी r। जमीन का रेडियस कितना है, r है। हमें जमीन का रेडियस बताया गया कि r है। अभी हमें रेडियस नहीं पता कितना है, ठीक है। हम इसको आगे जाके डिस्कस करते हैं। क्लियर। रेडियस कितना है इसका, r है। क्लियर होगी बात। अब रेडियस क्या होता है, रेडियस किसी भी सर्कल का, किसी भी गोल चीज का सेंटर से इसके बॉर्डर्स तक जो डिस्टेंस होता है, सेंटर से बॉर्डर तक जो डिस्टेंस होता है, उसको रेडियस कहते हैं। क्लियर। अब मैं अगर कहूं कि इसका सेंटर से फासला कितना है, किसका, इस मास का, जो बॉडी जमीन के ऊपर पड़ी है, इसका फासला कितना है, डिस्टेंस कितना है, तो सिंपली मैं ये बात कर रहा हूं कि इसके सेंटर से इसकी बाउंड्रीज तक डिस्टेंस जो है उसको मार कहते हैं, उसको रेडियस कहते हैं। तो ये भी तो वहीं पे पड़ा है ना, मास भी। तो मैं क्या कहूंगा कि सेंटर से इसकी बाउंड्रीज पे जो मास पड़ा है वो कितने डिस्टेंस पे है, उतने ही डिस्टेंस पे है जितना इसका रेडियस है। बात समझ आई। यानी जमीन के सेंटर से इसकी बाउंड्रीज तक जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस कहते हैं। तो ये मास कितना पड़ा है, सेंटर से उतने ही डिस्टेंस पे पड़ा है जितना रेडियस है। बात समझ आई। क्लियर। तो मैं ये कहूंगा कि इस मास का इसके सेंटर से डिस्टेंस कितना है, मैं कहूंगा जितना इसका रेडियस है उतना ही इसका डिस्टेंस है इसके सेंटर से।
बात क्लियर? फिर रिपीट करता हूं कि सेंटर से लेकर इसकी बाउंड्रीज तक, सेंटर से लेकर यहां से इसकी बाउंड्रीज तक जितना डिस्टेंस है वो कितना है? 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। मैंने कहा कि इसके सेंटर से इसकी बाउंड्रीज तक कितना डिस्टेंस है? 6400 किलोमीटर। क्लियर? तो अब ये जो मैस है ये भी तो बाउंड्रीज पे पड़ा है ना, तो मैं क्या कहूंगा कि सेंटर से ये जो मैस है ये कितनी दूरी पे है? 6400 किलोमीटर की दूरी पे ही है। यानी इसका डिस्टेंस और इसका रेडियस क्या है? इक्वल है। क्लियर? आगे, द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी, यानी इस बॉडी का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से, किसके सेंटर से? ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर से, विल आल्सो बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। कितना होगा? जितना इसका यहां से डिस्टेंस है उतना ही रेडियस है। क्लियर होगी बात? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमने पढ़ा था उसमें कहता है द ग्रेविटेशनल फोर्स एफ, यानी जो फोर्स है ग्रेविटेशन की, यानी जो फोर्स हमें अट्रैक्ट करती है उसकी बात कर रहा है, ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज गिवन बाय, हमने पढ़ा कि एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वेयर, राइट? देखें जी, यानी मैस 1 और मैस 2 ये दोनों एक दूसरे को कितना अट्रैक्ट कर रहे हैं? इनकी अट्रैक्शन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां पर मैस जो है, एक मैस कोई भी बॉडी है, बेशक मैं हूं, कोई भी, या आप हैं, वट एवर इज, और दूसरा मैस यहां पर अर्थ है। क्लियर होगी बात? डिस्टेंस इसका रेडियस का स्क्वायर है। क्लियर हो गई बात? आगे कहता है बट द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी, जमीन किसी बॉडी को जिस फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है टूवर्ड्स इट्स सेंटर, वो फोर्स इसके सेंटर की तरफ है, टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज इक्वल टू इट्स वेट। कितना होगा? जितना आपका वेट है ना उतना ही फोर्स जमीन आपको अट्रैक्ट करती है, उतनी ही यहाँ पे फोर्स लगती है। क्लियर होगी बात? टू इट्स वेट डब्ल्यू, जो कि किसके इक्वल है? डब्ल्यू के। देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू हो गई डब्ल्यू, यानी फोर्स कितनी लगेगी? जितना आपका वेट है, और वेट इज इक्वल टू होता है mg के। क्लियर होगी बात? जी स्टूडेंट्स, जो हम फाइंड करने लगे हैं f की जगह w इज इक्वल टू mg, मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, m से हो गया कैंसिल, क्योंकि मुझे me चाहिए, मुझे इस सारी वैल्यू को उठाकर ऑपोजिट साइड पर ले जाना पड़ेगा ताकि मेरे पास खाली me रह जाए। जब m से कैंसिल हो गया तो g इज इक्वल टू जी me ओवर आर स्क्वायर। me यहां पर रह गया, r उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया और g दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया। अब हम इनमें इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, जो कि वैल्यूज कुछ इस तरह से हैं। g की वैल्यू आपके पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और r की वैल्यू है आपके पास 6400 किलोमीटर, और g की वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं तो मेरा आंसर निकल आएगा, जैसे कि g की जगह g की वैल्यू, r की जगह r की वैल्यू 6400 किलोमीटर का स्क्वायर, और g की जगह g की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जब आप इसकी कैलकुलेटर पर कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास मास ऑफ अर्थ आएगा 6.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 24 kg। तो फिर से रिपीट कर देता हूं, f की जगह f की हमने वैल्यूज पुट कर दी, mg इज इक्वल टू जी me ओवर आर स्क्वायर, m से कैंसर, पीछे रह गया g इज इक्वल टू जी me ओवर आर स्क्वायर, ये m से कैंसिल हो चुका है। आगे me इज इक्वल टू ये g यहां पर सॉरी हमें me जो है वो अकेला छोड़ना है, ये me,
तो हम क्या करेंगे, r इस तरफ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने मल्टीप्लाई कर दिया। g यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। हमने डिवाइड कर दिया। हमें इनकी वैल्यूज का पता है। g की वैल्यू क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। r रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है, 6400 किलोमीटर। और g की वैल्यू क्या है, 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, जो कि ये यूनिवर्सल वैल्यू है, कभी चेंज नहीं होती। हमने इनकी जगह इनकी वैल्यू पुट कर दी। g की जगह g की वैल्यू, r की जगह r की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर ले लिया। g की जगह g की वैल्यू पुट कर दी। जब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर पे तो हमारे पास निकलेगा 6.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 24 kg। अगर आप इसकी कैलकुलेशन चाहते हैं तो वो भी मैं किसी और वीडियो में इसकी कैलकुलेशन करके आपको। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर खत्म होती है। इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले